हेलो डॉक्टर्स। आज हम देखेंगे गर्भाशय। सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इसमें जो एमसीक्यू है वो 5 पूछा जाएगा, एसएक्यू 1 और एलएक्यू 1, ऐसे टोटल मिला के 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें से एम्ब्रियोलॉजी भी इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं परिभाषा, शुक्र और आर्तो क्या होता है वो, गर्भ उत्पादक भाव, गर्भ वृद्धिकर भाव, मासानुमासिक और बीज भाग और बीज भागावय। ठीक है, ये जो टॉपिक्स है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गर्भ की व्याख्या। अब इसमें आपको 3 डेफिनेशन दिए हुए, इन तीनों में से आपको कोई भी एक करना है। आपको जो श्लोक याद है वो कर लेना है और उसका एक्सप्लेनेशन, जैसे शुक्र सोनित गर्भशयस्तम आत्म प्रकृति विकार समूर्चित गर्भ इच्युते, मतलब माता के गर्भाशय में शुक्र और शोणित का संयोग होकर उसमें आत्मा, प्रकृति एवं विकार, इनके संयोग से जो घनीभूत आकार निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, हम गर्भ कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आचार्य चरक ने क्या कहा है कि शुक्र और शोणित इनका जीव के साथ कुछ में, मतलब गर्भाशय में क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, उस समय जिसका निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, गर्भ कहते हैं। ठीक है, इसी को श्लोक में क्या कहा है चरक जी ने, शुक्र शोणित जीव संयोगे तू खलु कुचिगते गर्भ संज्ञा, मतलब गर्भाशय में जब शुक्र और शोणित इनका संयोग होता है तब उसमें जो निर्माण होता है उसे हम क्या कहेंगे, गर्भ कहेंगे। ठीक है, इसी में तीसरी जो डेफिनेशन दिया है उसमें क्या कहा है इन्होंने कि गर्भ और आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ठीक है, इन पांचों महाभूतों का विकार है और चेतना का आश्रयभूत है। ऑब्वियसली मतलब गर्भ जो है ये जो पंचमहाभूत है, इन पंचमहाभूत विकारों का क्या है, ये आश्रयभूत है। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे शुक्र क्या होता है। शुक्र और आर्त, इसके ऊपर ऐसे क्यों पूछ सकता है। ठीक है, तो इसे हमें ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि शुक्र के पर्याय क्या होते हैं। इसके जो है पर्याय 4 है, इन चारों में से आपको चारों याद रखना है और ये इजी है। जैसे आपको पता है शुक्र क्या होगा, बीज होता है, वीर्य होता है और तेज और रेत। ठीक है, उसी तरीके से इसका स्वरूप किस तरीके से होगा, तो शुक्रम सौम्य, मतलब शुक्र जो होता है वो कैसा होता है, सौम्य गुण का होता है। ठीक है, शीत गुण का होता है, सफ़ेद होता है। जैसे यहाँ कहा है शुक्र जो होता है वो पृथ्वी, आप और तेज महाभूत और तो और षडरस, इन सबसे क्या होता है, युक्त होता है। ठीक है, और गुणों की दृष्टि से यह सौम्य गुण युक्त होता है, मतलब कौन सा गुण होता है इसमें, सौम्य गुण होता है। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे शुद्ध शुक्र का लक्षण, यह आपको याद होना जरूरी है। आपको अगर ये श्लोक याद हो तो काफ़ी अच्छी बात है। और इस श्लोक में क्या लिखा है वो देखते हैं हम, कि जो शुद्ध शुक्र होता है वो किस तरीके से होता है, वो स्फटिक के समान होता है, मतलब स्फटिक के समान श्वेत होता है और द्रवरूप भी होता है, स्निग्ध भी होता है और मधुर रस का होता है। कौन सा रस होता है इसमें, मधुर रस होता है। ठीक है, और इसका जो गंध भी आएगा वो किस तरीके से होगा, वो भी मधुर होगा। और कुछ आचार्यों को ये भी मानना है कि ये जो शुक्र है ये तेल के समान और मधु के समान दिखने वाला शुक्र शुद्ध होता है, ऐसे बहुत आचार्यों का मानना है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं कि शुद्ध शुक्र स्निग्ध, घन, चिपचिपा, मधुर, अविदाही अर्थात पाक न होने वाला स्फटिक के समान श्वेत होता है। ठीक है, आयुर्वेद में शुक्र द्रव रूप बताया है। ऑब्वियसली आयुर्वेद में क्या हमें पता है कि जो शुक्र होता है वो किस तरीके से होता है, वो द्रव रूप का होता है। गर्भ की उत्पत्ति हेतु स्त्री पुरुष संयोग पश्चात स्त्री की योनि में जो स्त्राव पुरुष द्वारा डाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, शुक्र कहते हैं। ठीक है, आपको समझ गया होगा कि जब स्त्री पुरुष समागम होता है उस समय पुरुष में से जो बीज निकलता है जो द्रव रूप का होता है उसे हमने क्या कहा है, शुक्र कहा है। ये कहा जाएगा, ये जाएगा स्त्री की योनि में और उससे क्या होगा, गर्भ की उत्पत्ति होगी। ठीक है, अब उत्पत्ति किस तरीके से होता है, ये उत्पत्ति किस तरीके से होता है ये आप लोग पढ़ लेना। मैं यहाँ खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा क्योंकि आपका परसों पेपर है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ चैप्टर पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। उसी के बाद हम देखते हैं आर्तो। आर्तो क्या होगा, आर्तो का सबसे पहले हम लिखेंगे पर्याय इसमें क्या क्या बताया है आर्तो के, रज, सोनितम, स्त्री शुक्रम और रसजम। ठीक है, उसके बाद में इसकी व्याख्या क्या है, ऋतो भवम तदा आर्तवम, मतलब स्त्री शरीर में प्रतिमाह ऋतुकाल के में उत्पन्न होता है। मतलब जैसे कि हमने देखा कि मेनुस्ट्रियल पीरियड है ना, तो उसी को हमने क्या कहा है, आर्तो, मतलब जो मेनुस्ट्रियल पीरियड है उसी को हमने आर्तो कहा है। तो ऑब्वियसली बात है, सबको पता है कि मेनुस्ट्रियल पीरियड क्या होता है। तो हर महीने में जो
एक बार आता है, जिसे आयुर्वेद में क्या कहा गया है, ऋतुकाल कहा गया है। ठीक है, तो आर्तव अर्थात स्त्री बीज या स्त्री शुक्र ही कहा गया है। ठीक है, उसके बाद में उसका स्वरूप किस तरीके से होता है, इसका जो स्वरूप है वो है आर्तवम अग्नेयम, मतलब आर्तव यह रक्त के समान अग्नि महाभूत प्रदान है। ठीक है, मतलब आर्तव में कौन सा महाभूत प्रदान है, अग्नि महाभूत प्रदान है, ये याद रखना, इसमें एमसीक्यू पूछ सकता है। कई आचार्यों आर्तव को स्त्री देह का शुक्र यह सातवां धातु भी मानते हैं, मतलब स्त्रियों में कई आचार्यों का ये भी मानना है कि शुक्र जो है ये शुक्र उनमें सातवां धातु भी है। ठीक है, उसके बाद शुद्ध आर्तव का लक्षण क्या है, तो देखो शुद्ध आर्तव जो है ये खरगोश का जिस तरीके से रक्त होता है उसी तरीके से लाल रंग का होता है। ठीक है, दूसरा जो लाक्षारस रस होता है उसके समान होता है, जिस और तो और जब आर्तव अपने कपड़ों पे गिर जाता है या फिर किसी कारणवश वो आर्तव अपने कपड़े पे लगता है, सफ़ेद कपड़े पे, तो उस आर्तव का किसी भी तरीके से दाग अपने शरीर पे, अपने कपड़ों पे नहीं गिरता। ठीक है, ये हो गए शुद्ध आर्तव के लक्षण। ठीक है, उसके बाद में जो आर्तव है वो किस तरीके से होता है, ये गुंजा फल के समान होता है, रक्त कमल के समान या इंद्रगोप कीड़ा जो होता है जो लाल वर्ण का होता है उस तरीके से होता है। और इस तरीके से जो आर्तव आपको मिलेगा किस तरीके से कि गुंजा फल के समान, रक्त कमल के समान या फिर इंद्रगोप कीड़ा जिसका लाल वर्ण है उसके समान, तो उस तरीके के आर्तव को आप क्या कहोगे, शुद्ध आर्तव कहोगे। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि जो आर्तव है इस आर्तव के दो प्रकार बताए। ये दो प्रकार क्यों बताए गए, जैसे उन्होंने बताया कि आर्तव संबंधी वर्णन देखने पर आधुनिक मतानुसार यह मेन्स्ट्रुअल ब्लड का वर्णन प्रतीत होता है। ठीक है, इस वर्ण से कहीं भी स्त्री बीज या गर्भोत्पादक भाव का बोध नहीं होता, जिसकी वजह से आर्तव के दो प्रकार बताए गए। कौन सा, तो एक आता है बहिपुष्प, एक आता है अंतपुष्प। ठीक है, तो जो बहिपुष्प होता है जिसे हम देख सकते हैं उसी को हमने कहा है रज या तो फिर आर्तव शोणित। ठीक है, और जिसे हम देख नहीं पाते उसे हमने कहा है स्त्री बीज। ठीक है, तो हर महीने में 3 या 4 दिन तक जो स्त्राव के रूप में बाहर निकलता है उसे हमने क्या कहा है, रज और आर्तव। तो ये जो रज और आर्तव जब बाहर निकलता है ये क्या करेगा कि जो गर्भाशय होता है उस गर्भाशय और जो योनि होता है इस योनि की क्या करेगा, शुद्धि करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से अब जो गर्भाशय है ये गर्भ के उत्पादन के लिए अब क्या सक्षम है। ठीक है, उसके बाद में आता है स्त्री बीज इसे अंतपुष्प भी कहा जाता है। वह सूक्ष्म होता है। अंतपुष्प हर महीने में एक इस प्रकार बनकर बीज ग्रंथि से बाहर निकलता है। ठीक है, जैसे मेन्स्ट्रुअल पीरियड होता है तो उस मेन्स्ट्रुअल पीरियड में जो ओवम है वो ओवम बाहर निकलता है और उसकी क्वांटिटी क्या रहती है, एक रहती है ना, उसी को हमने कहा है स्त्री बीज। किंतु ऐसा संयोग न होने पर वह बीज मृत होकर स्त्री शरीर से बाहर निकलने वाले रज के साथ प्रथम और द्वितीय दिन स्त्री शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, मतलब अगर पुरुष बीज के साथ इसका संयोग होने पर गर्भ निर्मित होगी, लेकिन अगर इस स्त्री बीज का पुरुष बीज के साथ संयोग नहीं होगा तो वो एज इट इज़ बाहर निकलेगा इन अ फॉर्म ऑफ मृत, मतलब डेड फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद में गर्भाधान, ये वाला पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे। हाँ, गर्भ विकास में त्रिदोष और पंचमहाभूतों की भूमिका क्या है, इसके ऊपर भी ऐसे क्यों पूछ सकता है। तो जैसे गर्भाशय में शुक्र और शोणित का संयोग होकर उसमें आत्मा, प्रकृति और उनका विकार, इन सब चीज़ों का संयोग होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक घनीभूत आकार उत्पन्न होता है, जिसे हमने क्या कहा है, गर्भ का है। ठीक है, जैसे अब जो अपने 5 महाभूत है वो 5 महाभूत और गर्भ का क्या रिलेशन है वो देखते हैं। जैसे वायु महाभूत क्या करेगा कि वायु विभजती, वायु का काम क्या है, विभाजन करना। ठीक है, तो ये भी एज इट इज़ कि गर्भ जब निर्माण होगा उस समय वायु का क्या काम रहेगा, विभाजन करना काम रहेगा। किस तरीके से देखते हैं, उस चैतन्य युक्त गर्भ का प्रसव काल तक अंग प्रत्यंग, दोष, धातु, मल इस प्रकार विभाजन करने का कार्य वायु करता है। जैसे मतलब गर्भ जब निर्माण होता है उस समय उस गर्भ में उसके अंग प्रत्यंग, उनमें दोष, उसका धातु, मल, इन सब चीज़ों का विभाजन करने का काम कौन करेगा, वायु करेगा। ठीक है, उसी तरीके से तेज महाभूत का क्या काम है, तेज महाभूत क्या करेगा, तेज एन पचती, मतलब तेज का काम ही क्या है, पचन करना, है ना। तो जब गर्भ की निर्मित होती रहेगी और गर्भ निर्माण करने के लिए उसमें क्या अंग प्रत्यंग, दोष, धातु, मल, इन सब चीज़ों का निर्माण करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, उसका पचन होना जरूरी है, और वो पचन कौन करवाएगा, तेज महाभूत करवाएगा। ठीक है,
उसी तरीके से आप महाभूत क्या करवाएगा, आप क्लेदयंती, मतलब क्लेद मतलब एक फ्लूइड समझ लो, ठीक है। जैसे अग्नि और वायु, इनका पाचन एवं विभाजन कार्य घटित होते समय शोषण होता है, ठीक है। मतलब अग्नि और वायु जिस समय विभाजन करता है गर्भ में या फिर उसका पाचन करता है, उस समय उसमें जो द्रव भाग है उसका क्या हो जाता है, शोषण हो जाता है। उस स्थान पर आप महाभूत क्लेदन, आर्द्रता अथवा गीलापन उत्पन्न करने का कार्य करता है ना। जैसे मैंने अभी बताया कि एक फ्लूइडी नेचर क्रिएट करने का काम करेगा। जैसे आप इसमें से एक एग्जांपल ले लो, एग्जांपल नहीं, ये तो है ही बोलना फैक्ट, कि अमनियोटिक फ्लूइड है ना। उसके बाद में पृथ्वी महाभूत का क्या काम होगा कि पृथ्वी महाभूत है एक घनत्व प्राप्त करवेगा, मतलब एक कठिनता प्राप्त करवा के देगा, किसको, गर्भ को, है ना। तो इसका क्या है, पृथ्वी संहति। उसके बाद में आकाश महाभूत, जैसे आकाश महाभूत का क्या काम रहता है, पोकड़ी, मतलब पोकड़ी निर्माण करना। पोकड़ी मतलब क्या होता है, एक कैविटी निर्माण करना। तो कैविटी निर्माण करने का काम कौन करेगा, आकाश महाभूत। तो इसका जो श्लोक है वो क्या है, आकाशम विवर्धयति, ठीक है। जैसे आकाश महाभूत के कारण उसके आकार में वृद्धि होती है। अग्नि और वायु इनके द्वारा विदारित हुए स्रोतों में आकाश यह महाभूत ऊर्ध्व, मध्य और तीव्र गति से अवकाश निर्माण कर उसकी वृद्धि करता है ना। अगर इन्हीं चीज़ों का हम आधुनिक तरीके से देखेंगे, मतलब मॉडर्न एस्पेक्ट से देखेंगे, तो वो किस तरीके से होगा। जैसे वायु क्या करता है, विभाजन करता है। तो आपको पता होगा कि मॉडर्न स्टेज में क्या होगा कि 2 सेल स्टेज एम्ब्रॉय होता है, उसके बाद वो 4 सेल में कन्वर्ट होता है, फिर 8 सेल, फिर 16 सेल, उसके बाद में एक उसके बाद में मोरुला और फिर ब्लास्टोसिस्ट। तो इसी तरीके से काम कौन करेगा, वायु करेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, उसमें फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर फॉर्म करेगा, और जर्म लेयर फॉर्म करने के लिए कौन कारणीभूत होगा, तेज महाभूत, ठीक है। उसके बाद में क्लेद आता है। क्लेद कौन तैयार कर रहा था, आप महाभूत कर रहा था क्लेद। तो जल का क्लेद कार्य प्रतीत होता है, जैसे अमनियोटिक कैविटी या फिर अमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। पृथ्वी महाभूत क्या करेगा, एक घनत्व प्राप्त करा के देगा, मतलब उसमें प्रत्यंग, अंग प्रत्यंग, अवयव, इन चीज़ों को विकास करने में हेल्प करेगा। उसके बाद में आकाश महाभूत क्या मैंने बोला था कि कैविटी या फिर पोकड़ी निर्माण करता है ना। तो जैसे कि ब्लड वेसल्स हो गया, कैविटीज हो गया, स्त्रोतस हो गया, इन सब चीज़ों को निर्माण करने का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद में आता है बीज भाग और बीज भाग अवयव। इसके ऊपर भी ऐसे क्यों पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट, इसे भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो बीज भाग और बीज भाग अवयव क्या होता है, एक तरीके से आप इसको समझिए कंजेनाइटल एनोमली, मतलब हेरिडेटरी से रिलेटेड है ये। जैसे आपको प्रश्न आया कि बीज भाग अवयव, तो आपको इसी के बारे में लिखना है, ठीक है। जैसे इन्होंने बोला है कि बीज अर्थात शुक्र और शोणित अर्थात पुरुष बीज और स्त्री बीज। बीज भाग अर्थात बीज के अंग प्रत्यंग, निवर्तक भाग अर्थात जिनसे अंग प्रत्यंगों का निर्माण होने वाला है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि मनुष्य बीज, यह सभी प्रत्यंग बीज भागों का समुदायात्मक प्रतीक है, और वह स्वसदृश प्रत्यंग समुदाय रूप पुरुष का निर्माण करता है। मतलब जैसे आप अगर पुरुष बीज या स्त्री बीज रहा तो वो पुरुष या स्त्री को ही निर्माण करेगा, वो किसी गधे वधे को तो निर्माण करने से रहा, है ना। उसी तरीके से इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है कि जैसे मनुष्य से मनुष्य की उत्पत्ति होती है, गायों से गाय की, और घोड़ों से घोड़ों की उत्पत्ति होती है। क्यों, क्योंकि प्रत्येक प्राणी मात्र के बीज में एक विशेष बीज भाग होता है, और बीज भाग अवयव भी होते हैं, उनके कारण ही उसी प्रकार के प्राणी मात्र की उत्पत्ति होती है ना। इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे कारण है अनुवांशिकता, ठीक है। तो इसी चीज़ को हमें एक्सप्लेन करना है किसमें, बीज भाग और बीज भाग अवयव में, ठीक है। उसके बाद में जैसे कुष्ठ दोष से स्त्री का शोणित और पुरुष का शुक्र दूषित अर्थात बीज उपहत हुआ होता है, तो उसको संतान होगी ही नहीं, और अंशतः बीज भाग उपतप्त होता है, तो संतान भी उपतप्त बीज भाग समान कुष्ठी उत्पत्त होती है। मतलब मान के चलो कोई रोगी है जिसे कुष्ठ रोग हुआ है, अब जो कुष्ठ रोग वाला रोगी किसी के साथ समागम करेगा तो जरूरी नहीं कि उसके जो संतान होने वाली उसको कुष्ठ रोग ही हो। ये कब तक के मैटर करेगा, जब तक कि उसका जो बीज भाग है, जब तक कि उसमें कोई विकृति नहीं आती, तब तक कि ये डिसाइड नहीं होगा कि उसका होने वाला जो संतान है उसमें कुष्ठ रोग होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर मान के चलो उसके बीज या बीज भाग में किसी तरीके से विकृति निर्माण हुई, मतलब कुष्ठ रोग से रिलेटेड, तभी जाके उसके संतान को क्या होगा, कुष्ठ रोग होगा, ठीक है। इस तरीके से ये मैटर करता है। बीज के निर्दोष होने पर उससे उत्पन्न होने वाली संतान भी निर्दोष होती है। माता और पिता के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य का परिणाम उनकी संतान पर होता है, ऑब्वियस सी बात है।
है ना। यह स्वस्थ और अस्वस्थ उनके बीज द्वारा संतान में प्रविष्ट होता है तथा कुलज प्रवृत्ति मतलब हेरिडिटी भी संतान में आती है। माता के बीज में माता के तथा उनके पूर्वजों के गुण दोष होते हैं और पिता के बीज में पिता और उनके पूर्वजों के गुण दोष होते हैं, है ना। शिन, मधुमेह व्याधि, अनुवांशिक व्याधि, ये सब क्या है, अनुवांशिक व्याधि है। मान के चलो किसी को मधुमेह है, शिन है, ये सब व्याधि है, तो ये उनके बच्चों में होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम टॉपिक कवर करेंगे मासानुमासिक गर्भवती। इसमें से एक एलएक्यू, इस टॉपिक पे एलएक्यू पूछने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसलिए आपको ये अच्छे तरीके से करना है विथ श्लोक, ठीक है। आपको 9 मंथ्स दिए रहेंगे, उन 9 मंथ्स के श्लोक याद करना है अकॉर्डिंग टू चरक और सुश्रुत। आपको जो अच्छा लगे उसके श्लोक याद करना है और उनका एक्सप्लेनेशन प्रॉपर लिखना है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि आचार्य सुश्रुत ने पहले महीने के लिए क्या बताया कि प्रथम मासे कललम जायते, मतलब प्रथम मास में गर्भ एक कलल स्वरूप का होता है। मतलब कलल मतलब क्या होता है, एक मांस का गोला होता है, ठीक है। पहले महीने में गर्भ जो होता है एक मांस के गोले के समान होता है, ऐसा किसका कहना है, आचार्य सुश्रुत का कहना है। वही आचार्य चरक क्या कहते हैं कि आचार्य चरक के हिसाब से पहले महीने में जो गर्भ होता है वो सभी धातुओं को कुलसित करके, कुलसित बोले तो मिक्स करता है, मिक्स करके खीटभूत अर्थात कफ रूप हो जाता है, ठीक है। अब इस महीने में अंग प्रत्यंग अव्यक्त अवस्था में होते ही नहीं है। इस महीने में गर्भ का लिंग व्यक्त नहीं हुआ होता है, ऐसा आचार्य चरक का कहना है। उसी तरीके से द्वितीय मास में क्या कहा गया है कि दूसरे महीने में कफ पित्त, द्वितीय मास में क्या होता है देखते हैं। द्वितीय मास में बोला है कि द्वितीय मासी घन संपत्ति पिंड पेशबुद्ध व तत्र घन पुरुष पेशी स्त्री अर्बुंद नपुंसकम, ठीक है। ये किसने कहा है, आचार्य चरक ने कहा है। मतलब दूसरे महीने में कफ पित्त वायु इनके कारण क्या होता है, जो गर्भ है वो परिपक्व हुआ गर्भ घन होता है, ठीक है, और उसको एक आकार प्राप्त होता है। जैसे कि अगर पिंड के समान गर्भ होगा तो वो पुरुष होगा, अगर पेशी के समान होगा मतलब लंबा होगा तो वो स्त्री होगा, और अगर जो गर्भ है वो अर्बुद होगा तो वो नपुंसक होगा, ठीक है। फिर तीसरे मास में उन्होंने क्या कहा है कि तृतीय मास में 2 हाथ 2 पैर सिर और 5 पिंड उत्पन्न होते हैं तथा सूक्ष्म स्वरूप में अंग प्रत्यंग निर्माण होता है। मतलब चरक मतानुसार सभी इंद्रिय और सभी अवयव अर्थात कर्मेंद्रिय एक साथ उत्पन्न होता है, ठीक है। ये आचार्य सुश्रुत जी ने कहा है और आचार्य चरक ने कहा है, ठीक है। तो आपको जो प्रेफरेंशियल लगे वो वाला श्लोक याद कर सकते हो। जैसे तृतीय हस्तपाद शीर्षा पंचपिंड का निर्वंते अंग प्रत्यंग विभागश्य सूक्ष्म भवती, है ना। मतलब तीसरे मास में 2 हाथ 2 पैर 1 सिर और ऐसे 5 पिंड उत्पन्न होते हैं और सूक्ष्म अंग प्रत्यंग भी निर्माण होते हैं। तो कोई भी एक आप याद कर सकते हो। उसके बाद में चौथे मास में क्या है, जो फोर्थ मास है, फोर्थ मास इंपॉर्टेंट मास है, ठीक है। इसमें उन्होंने कहा है कि चतुर्थे सर्व अंग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्तो भवति, गर्भ हृदय प्रव्यक्ति भाव चेतना धातु अभिव्यक्तो भवति, ठीक है। ये आचार्य सुश्रुत जी ने कहा है। मतलब जो चौथा महीना होता है इस चौथे महीने में सभी अंग प्रत्यंग पहले से अधिक सुस्पष्ट हो जाते हैं। मतलब तीसरे मास में अंग प्रत्यंग खाली हमको दिखाई देते हैं ना, लेकिन उस तरीके से नहीं दिखाई देते, मतलब स्पष्ट नहीं दिखाई देते। लेकिन चौथे मास में जो अंग प्रत्यंग है वो काफ़ी स्पष्ट तरीके से दिखाई देते हैं। और क्या होता है कि गर्भ का हृदय व्यक्त होने के कारण चेतना धातु अभिव्यक्त होता है। मतलब आपको यहाँ एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि फोर्थ मास ये ऐसा मास है जहाँ गर्भ में क्या होता है, हृदय आता है, मतलब हृदय उत्पादन होता है, ठीक है, हृदय व्यक्त होता है, जिसकी वजह से हमें क्या स्पंदन मतलब अपने को एक क्या बोलते हैं उसको कॉन्ट्रैक्शन जैसे अपने को फील होता है, ठीक है ना, प्रतीत होता है। क्योंकि हृदय यह चेतना का, हाँ, और ये भी सही है कि हृदय क्या किसका स्थान है, चेतना का स्थान है, ये भी याद रखना है। मतलब चौथे मास में क्या क्या होगा कि गर्भ जो रहेगा उसमें हृदय व्यक्त होगा, हृदय व्यक्त होने की वजह से हमें स्पंदन प्रतीत होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन अपने को फील होगा। उसके बाद में उसी हृदय में चेतना धातु का क्या रहेगा, अधिष्ठान रहेगा, है ना। तो इस महीने में गर्भ इंद्रियों के विषय में माता द्वारा अपनी इच्छा प्रकट करता है ना। अब हृदय व्यक्त होने की वजह से उसमें चेतना अभिव्यक्त हो रहा है, चेतना अभिव्यक्त हो रहा है मतलब एक तरह से उसमें क्या है, आ जाएगी लाइफ आ जाएगी। अब अगर मान के चलो गर्भ को किसी चीज़ की डिमांड है तो वो किस तरीके से व्यक्त करेगा, वो अपने माता के जरिए व्यक्त करेगा, है ना।
तथा इस महीने में माता 2 हृदय से भी युक्त होती है। ऑब्वियस सी बात है कि माता में एक हृदय रहेगा और तो और गर्भ में एक हृदय रहेगा, जिसकी वजह से चतुर्थ मास एक ऐसा मास है जिसमें माता में 2 हृदय रहते हैं, एक तो खुद का और दूसरा एक उनके बच्चों का मतलब गर्भ का। इसलिए इस फेज को हमने क्या कहा है कि द्विहृदयिनी भी कहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें 2 हृदय होता है, इस वजह से, है ना। इस काल में 2 हृदय अर्थात गर्भिणी की इच्छा पूर्ति करने पर उत्तम वीर्यवान संतान, और तो और जब ये जो फेज रहता है इस समय में आप जब अच्छा एक उत्तम वीर्यवान संतान की जब इच्छा पूर्ति रखते हो तो वो भी पूरी हो जाती है ना। इस तरीके से कहा गया है। उसके बाद में आता है पंचम मास। पंचम मास मतलब 5वां मास। इसमें क्या क्या कहा गया है इन्होंने कि पंचमे मनः प्रतिबुद्धतरम भवति, मतलब 5वां महीना एक ऐसा महीना है जहाँ पे क्या हो जाता है, मन अधिक प्रबुद्ध एवं सचेत हो जाता है ना। ये किसने कहा है? आचार्य चरक ने कहा है। वही आचार्य चरक ने क्या कहा है कि उनके अनुसार इस महीने में अन्य महीनों की अपेक्षा गर्भ में अधिक मात्रा में मांस और रक्त की वृद्धि हो जाती है ना। आचार्य चरक ने क्या कहा है कि मांस और रक्त इनकी अधिक वृद्धि हो जाती है एज कम्पेरेटिव टू अदर मास। ठीक है, उसके बाद में आता है षष्ठ मास। सुश्रुत के हिसाब से षष्ठी बुद्धि, मतलब 6वां महीना ये ऐसा महीना है जहाँ गर्भ को बुद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, वही आचार्य चरक ने क्या कहा है कि इस महीने में अन्य महीने की अपेक्षा गर्भ में अधिक मात्रा में बल और वर्ण की वृद्धि होती है। मतलब जो 5वां महीना रहेगा वहाँ आचार्य चरक ने कहा है कि उन्हें गर्भ को अधिक मांस और रक्त की वृद्धि होती है। वही 6वां जो महीना होता है वहाँ आचार्य चरक ने कहा है कि गर्भ जो रहेगा उसमें अधिक बल और वर्ण की वृद्धि होती है ना। तो ये आपको ईजी करने में, आपको याद करने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप को रिलेट करके पढ़ोगे तो इजी हो जाएगा, है ना। उसके बाद में आता है सप्तमास। 7वें मास में क्या होता है कि सप्तमे सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्ततर, मतलब 7वां महीने में सभी अंग प्रत्यंगों की अभिव्यक्ति भलीभांति होती है। मतलब 7वां महीना ये एक ऐसा महीना है जहाँ पे अंग प्रत्यंग अब अच्छे तरीके से दिखाई देते हैं, है ना। तीसरे मास में जो अंग प्रत्यंग थे वो अच्छे तरीके से दिखाई नहीं दे रहे थे। जब हम चौथे महीने में आए तो चौथे महीने में अपने जो अंग प्रत्यंग थे वो अधिक स्पष्ट हुए, लेकिन जब 7वें महीने में आए तो जो अंग प्रत्यंग है वो अब अच्छे तरीके से अभिव्यक्त होने लगे, है ना। आचार्य चरक जी ने कहा है कि इस महीने में गर्भ में सभी भाव व्यक्त होते हैं और गर्भ सभी अंग प्रत्यंगों से परिपूर्ण भी होता है ना। इस महीने में अकाल प्रसव होकर अगर 7वें महीने में किसी कारणवश गर्भ का अकाल प्रसव हुआ तो जन्म हुआ जो गर्भ है, एक तो वो जीवित भी रह सकता है और एक तो वो मरा हुआ भी रह सकता है। ठीक है, फिर आता है अष्टम मास। अष्टम मास में आचार्य सुश्रुत के हिसाब से क्या कहा गया है कि अष्टम में अस्थि स्थिर भवते, जो मतलब 8वें महीने में ओज अस्थिर होता है ना। वह रस रक्त संवहनी द्वारा माता के शरीर से गर्भ में तथा गर्भ से माता के शरीर में जाता है। ओके, सही बात है। परिणामतः गर्भ कभी ओजयुक्त तो कभी ओज रहित होता है। हाँ, गर्भ कभी ओजयुक्त तो कभी ओज रहित होता है। मतलब अगर गर्भ ओजयुक्त होता है तो जीवित रहेगा और अगर गर्भ ओज रहित होता है तो जीवित नहीं रह सकता, है ना, क्योंकि ओज ही सबसे क्या है, श्रेष्ठ है ना। अगर ओज के साथ गर्भ आया तो जीवित रहेगा, अगर बिना ओज के आया तो वो डेड रहेगा। उसके बाद में आता है 9th मंथ। 9th मंथ में क्या कहा गया है कि 9वां महीना जो है एक ऐसा महीना है जहाँ अंग प्रत्यंग तो परिपक्व हो जाते पूरी तरीके से। उसी तरीके से सुश्रुत ने क्या कहा है कि 9वां और 10वां और तो 11वां और 12वां इनमें से किसी एक महीने में प्राकृत प्रसव होता है। इसके बाद यदि प्रसव न हो तो वह विकारी गर्भ समझा जा सकता है। मतलब अगर 9th 10th 11th और 12th इस महीने तक के अगर गर्भ बाहर आ रहा है तो कोई बात नहीं, वो अच्छा माना जाएगा। लेकिन इन महीनों के बाद में अगर गर्भ प्रसव हो रहा है तो वो विकृत माना जाएगा। ठीक है, वही आचार्य चरक जी का मानना है कि 9वें महीने में या फिर 10वें महीने तक विघ्न रहित प्रसव काल माना गया है। मतलब आचार्य सुश्रुत के हिसाब से 9वां 10वां 11वां 12वां ये क्या है, विघ्न रहित प्रसव काल है। और वही चरक जी ने कहा है कि खाली 9वां और 10वां महीना जो है ये विघ्न रहित प्रसव काल है। ठीक है, उसके बाद में आता है गर्भोत्पादक भाव। ठीक है, आप यहाँ कन्फ्यूज होना कि गर्भ उत्पादक भाव क्या होता है और गर्भ वृद्धिकर भाव। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स पे ऐसे क्यों आ सकता है, इसमें आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसको अभी हम एक्सप्लेन करते हैं कि गर्भोत्पादक भाव क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि गर्भोत्पादक भाव क्या होता है। तो गर्भ का उत्पादन अर्थात निर्माण करने वाला भाव उसे हम क्या कहेंगे, गर्भोत्पादक भाव। सही है।
इनको गर्भ उत्पत्ति की सामग्री ऐसा भी कहा जाता है। मतलब गर्भ उत्पादक भाव में क्या आएगा कि गर्भ को उत्पादन करने के लिए जो भी सामग्री लगती है, सामग्री बोले तो क्या कि उसमें आएगा अपना क्या आएगा, पुरुष बीज आएगा, स्त्री बीज आएगा, उसके बाद में आएगा ऋतु क्या होता है, क्षेत्र कौन सा होता है, क्षेत्र क्या होता है, मतलब क्षेत्र मतलब जैसे यूटेरस वगैरह, इसको हम देखते हैं आगे में क्या होता है। तो उसके बाद में इन्होंने कहा है कि अनुकूल अगर ऋतु रहा, जमीन अनुकूल रही, पानी सही रहा, बीज भी रहा, इन सभी सामग्री अगर रहे तो जो वृक्ष और अंकुर का उत्पन्न होता है ना। अगर इसी को हम अपने बॉडी से रिलेट करें तो क्या हो जाएगा, जैसे ऋतुकाल अच्छा हुआ या फिर शुद्ध गर्भाशय हुआ, उत्तम गर्भपोषक रस धातु और बीज, इन 4 भावों के समुदाय से निश्चित रूपों में गर्भ की उत्पत्ति होती है ना। कि अगर ऋतुकाल अच्छा हुआ, शुद्ध गर्भाशय होता है, गर्भपोषक रस धातु और बीज, ये सब चीज़ें अगर अच्छे तरीके से रहे तो एक अच्छा गर्भ उत्पादन होता है। ठीक है, तो अब ऋतु मतलब क्या होता है, तो ऋतु का मतलब होगा कि गर्भ धारण के लिए योग्य काल, है ना। सही है कि अगर आपको गर्भ का धारण करना हो तो उसके लिए आपको एक सही काल का वेट करना होगा, है ना। तो ऋतुकाल में हर महीने स्त्री शरीर में आर्तों की उत्पत्ति होती है ना। मतलब आर्तों मतलब हमने क्या कहा था, मेनस्ट्रियल ब्लड, है ना। तो हर महीने में होता है, सही बात है। और यह ऋतुकाल 12 वर्ष की आयु से लेके, तो मतलब 12 जो 12 ईयर्स है, मतलब 12 ईयर्स की जो स्त्री है उसमें चालू हो जाता है। और वृद्धावस्था मतलब 50 ईयर्स, जब 50 ईयर्स की वो फीमेल हो जाती है तब उसमें क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। तो ये जो फेज़ है, इसी फेज़ को उन्होंने क्या कहा है कि गर्भधारण संभव काल, मतलब इस काल में गर्भधारण की संभावना होती है। तो ऋतुकाल जो है ये 12 दिनों का होता है। और ऋतुकाल की गणना रजस्त्राव के 4थे दिन से करनी चाहिए। मतलब स्टार्टिंग के जो 4 दिन होते हैं उसमें तो रजस्त्राव ही होता है, उसके बाद का जो फेज़ आता है उसको हमने क्या कहा है, 12 दिनों का जो काल है उसमें उसको हमने ऋतुकाल का है, मतलब ये ऋतुकाल का है। ठीक है, यही सब चीज़ें इसमें लिखी है। उसके बाद में आता है क्षेत्र। क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्र अर्थात जहाँ गर्भ की उत्पत्ति होती है वह अंग अवयव अर्थात गर्भाशय, बीजवाहिनी, बीजग्रंथि और योनि, इन सभी शरीर अवयवों को क्षेत्र कहा है। सही है कि जो क्षेत्र में क्या क्या आएगा, गर्भाशय, गर्भाशय बोले तो यूटेरस, बीजवाहिनी फैलोपियन ट्यूब, बीज ग्रंथि मतलब ओवरी, और योनि, योनि मतलब वजाइना, है ना। गर्भ की उत्पत्ति के लिए इन सभी अवयवों का प्राकृतिक स्थिति में होना अत्यावश्यक है। सही बात है कि अगर आपको गर्भ की उत्पादन करना है, गर्भ उत्पत्ति करना है, उसके लिए क्षेत्र अनुकूल होना जरूरी है, क्षेत्र अच्छा होना जरूरी है। क्षेत्र में क्या क्या आ जाएगा, गर्भाशय, बीजवाहिनी, बीज ग्रंथि और योनि, है ना। अब गर्भाशय क्या होता है आपको पता है, गर्भाशय मतलब मॉडर्न में देखा जाए तो यूटेरस कहा जाता है इसको। अब गर्भाशय है मांसपेशी युक्त सुशीर और मतलब खोखला, खोखला वह सही है कि इसमें क्या होती है, कैविटी होती है ना, वही कहा गया है कि अब इसका आकार किस तरीके से होता है, तो रोहित नामक मछली के समान आकार होता है, रोहित नामक मछली के आकार के समान होता है। और तो इसका कार्य क्या है, कार्य इसका है कि गर्भ को धारण करना। अब उसको धारण कर लिया तो उसके बाद उसका पोषण करना, और उसके बाद में पोषण हो गया मतलब 9 मंथ हो गया तो उसके बाद में गर्भ निष्क्रमण करना, मतलब क्या करना, प्रसव करना, है ना। उसके बाद में गर्भाशय में वास करता है, अतः गर्भधारण हेतु इस अवयव का संपूर्ण विकास होना आवश्यक है। सही बात है कि गर्भाशय में अगर गर्भधारण मतलब वास कर रहा है तो इसकी वजह से, इसके लिए तो सबसे पहले जो हमारा गर्भाशय है उसका विकास होना जरूरी है ना। उसके बाद में आता है बीजवाहिनी। बीजवाहिनी क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब, है ना। अब फैलोपियन ट्यूब का क्या काम है, आपने मॉडर्न में देखा होगा फैलोपियन ट्यूब का क्या काम है। फैलोपियन ट्यूब का काम है कि जो ओवरी से जो ओवम निकला है उसको कैरी करके यूटेरस में लाना, है ना। वहाँ पे लाने का काम किसका है, फैलोपियन ट्यूब का है। तो वही सब चीज़ें यहाँ लिखे हैं। उसके बाद में आते हैं बीज ग्रंथि, ओवरी। ओवरी का काम क्या है, ओवरी का काम है कि ओवम को रिलीज करना, यही सब चीज़ें इसमें एक्सप्लेन किया है। योनि, योनि का क्या काम आता है, गर्भाशय ग्रीवा का बाह्यमुख। ऑब्वियसली बात है कि जो गर्भाशय की जो ग्रीवा है मतलब उसका जो नेक रीजन है उसका बाह्यमुख जो है उसको हमने वजाना कहा है। ठीक है, पुरुष जननेंद्रिय से उत्सर्जित हुआ शुक्र धारण करने का कार्य योनि करती है। मतलब जो आपने मॉडर्न में पढ़ा होगा कि वजाना जो है पुरुष का जो शुक्र है मतलब स्पर्म है, इस स्पर्म को कैरी करने का काम कौन करता है, योनि करता है। योनि मार्ग का प्राकृत निरोगी होना ये भी आवश्यक है, सही बात है। उसके बाद में आता है अम्बु। अम्बु मतलब होता है, अम्बु मतलब तो होता है जल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपन क्या लेंगे कि आहार रस, मतलब गर्भ की वृद्धि के लिए हमें क्या जरूरी है, उसको क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, है ना। तो अंकुर के वृद्धि हेतु जिस प्रकार जल की आवश्यक होती है उसी प्रकार गर्भ की वृद्धि के लिए हमें क्या आवश्यक होता है, आहार रस की आवश्यकता होती है, सही है।
गर्भधारण होने के पश्चात कुछ समय तक बीज में स्थित पोषक द्रव्य से गर्भ का पोषण होता है। जैसे आपका गर्भधारण हुआ तो अब उस गर्भ की उत्पत्ति के लिए, मतलब उसकी ग्रोथ के लिए हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए ना कुछ न्यूट्रिशन चाहिए। अब वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा? तो वो जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ से लेगा? वो उस ओम से लेने, मतलब वो बीज से लेने का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद में गर्भाशय में आने के पश्चात उसका पोषण माता के आहार रस द्वारा होता है। आपने ये भी मॉडल में पढ़ा है कि जब गर्भ की थोड़ा थोड़ा वृद्धि होती है, मतलब ग्रोथ होती है, वैसे वैसे अब वो जो न्यूट्रिशन है वो किससे लेगा? माता के द्वारा दे लेगा। अब माता के द्वारा भी किससे लेता है? वो अम्बिलिकल कॉर्ड्स के द्वारा लेता है। आपने ये भी पढ़े हो, है ना। ये सब चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन की गई है। उसके बाद में आता है बीज। अब ये बीज के बारे में हमने पहले ही पढ़ रखे हैं, तो आप पहले ही वो वाला पढ़ लेना कि मतलब शुक्र क्या होता है और आर्तो क्या होता है। इसी के बारे में फिर से यहाँ एक्सप्लेन दिया हुआ है। उसके बाद में हम देखते हैं गर्भ उत्पादक भाव क्या होता है ना। एक गर्भ उत्पादक भाव क्या होता है, ठीक है। तो गर्भ निर्माण समय भाव का है, ठीक है। याद रखना, पहले हमने क्या देखे थे? गर्भ उत्पादक भाव, ठीक है। और अभी भी हम देख रहे गर्भ उत्पादक भाव में क्या क्या बताया कि मातृज, पितृज और आत्मज, सात्मज, रसज और सत्वज, ऐसे भिन्न भिन्न भाव उत्पन्न होते हैं। इस प्रत्येक भाव से अंग प्रत्यंग निर्माण होता है और इन भावों की समुदाय से गर्भ की उत्पत्ति है ना। तो इन भाव से निम्नलिखित विभिन्न अंग प्रत्यंग भी निर्माण हो गए। ये सब चीज़ें लिखे हैं कि अब मातृज भाव से क्या उत्पन्न हो सकता है। मातृज भाव मतलब जो थोड़ा मृदु है, तो वो सब चीज़ें मातृज भाव में आएगा, जैसे मांस, रक्त, मेद, मज्जा, हृदय, नाभि, ये सब चीज़ें आप मातृज भाव में लिख लेना। उसके बाद में पितृज भाव में क्या आएगा कि जो कठिन चीज़ें है, जो कठिन चीज़ें है वो कठिन चीज़ें किस में आएगा? पितृज भाव में आएगा। कि जैसे कि बाल, दाढ़ी, मूछें, लोम, नख, अस्थि, दंत, शिरा, स्नायु एक्सेट्रा। इत्यादि, ठीक है। उसके बाद में आत्मज भाव में भी उसी तरीके से लिखना है। इंद्रिय, ज्ञान, विज्ञान, आयु, सुख, दुख, ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं सबसे पहले जो पेपर में पूछा जा सकता है। उसके बाद में आता है गर्भ वृद्धिकर भाव। इस टॉपिक के ऊपर एक ऐसे क्यों पूछा जा सकता है, ठीक है। अब गर्भ वृद्धिकर भाव क्या होता है? तो गर्भ के वृद्धि के लिए कुछ भाव लगते हैं। वो भाव कौन से? तो पंचमहाभूत, त्रिगुण, पंचेंद्रिय और आत्मा। यह जो भाव है ये गर्भ की वृद्धि के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब आवश्यकता है इसकी, जो जीवन प्रदान करेंगे किसको? गर्भ को, है ना। अब गर्भ की वृद्धि दो भाव से होती है। एक माता का आहार रस और वायु द्वारा उसके स्रोतस परिपूरित होते हैं। अतः माता की रसवाही नाड़ियाँ गर्भनाड़ी से संबंध होने के कारण आहार रस से गर्भ की वृद्धि होती है। मतलब यही यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन आया है कि वो किसका एक्सप्लेनेशन है? यहाँ अम्बिलिकल कॉर्ड का। मतलब गर्भ की जो वृद्धि है वो दो तरीके से बताइए, एक तो वायु के द्वारा और एक अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा, मतलब रसवाही नाड़िया के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में नाभि के समीप जाठराग्नि का स्थान है, सही है। नाभि के समीप क्या है? जाठराग्नि का स्थान है। उस अग्नि को वायु प्रदीप्त करता है और जाठराग्नि के उष्णता के सहयोग से वायु गर्भ के शरीर में ऊर्ध्व, अध और तिर्यक ऐसे विभिन्न स्रोतों की उत्पत्ति करता है। वायु द्वारा गर्भ के स्रोतस पूरित होकर फूल जाती है, अर्थात वायु और अग्नि इनके कार्य से गर्भ के स्रोतस में वृद्धि होती है और इस प्रकार गर्भ की वृद्धि होती है, ठीक है। यही सब चीज़ें इसमें लिखे हुए हैं। उसके बाद में आपको ये जो 5 पॉइंट दिए इसको भी याद करना है, 1 2 3 4 5, जिसमें बताया गया क्या है? मातृजाति गर्भोत्पादक 6 भाव का दोष रहित तथा संपन्न होना, माता के वृत्त द्वारा सम्यक निर्वाह, माता के रसवाही धमनियों द्वारा उपलब्ध उपस्नेह और उपस्वेद काल का परिणाम और स्वभाव संसिद्धि, ठीक है। ये 5 पॉइंट आपको याद करना है। उसके बाद में बताया कि गर्भ का रूपांतर शरीर में होने के लिए पंचमहाभूतों की क्रियाएं आवश्यक होती है। मतलब जैसे कि वायु का क्या काम है, फिर से आपको यही पॉइंट रिपीट करना है कि वायु क्या करता है? विभाजन करता है। तेज क्या करता है? पचन करता है। और जो आप है वो क्या है? क्लेद उत्पन्न करता है। पृथ्वी जो है घनत्व प्राप्त करवा के देता है। और आकाश जो है वो कैविटीज निर्माण करता है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद चेतना धातु युक्त पंचमहाभूतों से उत्पन्न हुए देखो जो त्रिदोष होते हैं, वात, पित्त, कफ, ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं? पंचमहाभूतों से होता है। वही बताया है कि पंचमहाभूतों से जो उत्पन्न हुए गए दोष है वात, पित्त और कफ, यह 3 दोष जब गर्भ शरीर में परिभ्रमण कर अपना कार्य करते हैं तब गर्भ की वृद्धि होती है ना। सर्वप्रथम आत्मा गुण ग्रहण का कार्य करता है तथा तत्पश्चात गर्भ की सर्वोत्परि वृद्धि होती है। मतलब पंचमहाभूत से जो 3 दोष की उत्पत्ति होती है ये गर्भ की वृद्धि करने के लिए कारणीभूत होते हैं। उसके बाद में जो आत्मा गुण होता है ये आत्मा गुण उसमें गुण ग्रहण करने का काम करता है, किसमें? गर्भ में, ठीक है। उसके बाद में आता है गर्भ पोषण।
गर्भ पोषण में आपको दो न्याय याद रखना है। कौन से एक उपस्नेह न्याय क्या होता है और एक होता है अपरा और नाभि नाड़ी के द्वारा केदार। मतलब अपरा क्या होता है, अपरा मतलब होता है प्लेसेंटा, और जो नाभि नाड़ी होती है, नाभि नाड़ी मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको मॉडर्न एस्पेक्ट से ही लिख सकते हो। आपको अगर मॉडर्न के बारे में, इसके बारे में पता हो मॉडर्न में क्या होता है, तो आप इजीली हिंदी में भी इसे एक्सप्लेन कर पाओगे। जिस ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए। जो आप खुद रीड कर सकते हो, काफ़ी इजी पॉइंट है ये। जैसे बताया कि अपरा निर्माण किस तरीके से होता है, मतलब प्लेसेंट फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, उसे आप देख लेना। उसके बाद में नाभि नाड़ी निर्माण क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है वो देख लेना। और अवयव उत्पत्ति, अगर आपके पास टाइम हो पेपर से पहले तभी आपको ये वाले पॉइंट कवर करना है। अदरवाइज मैंने जो आपको हाईलाइट पॉइंट बताया हो कौन से है देखते की परिभाषा क्या होती है, शुक्र और आर्तो क्या होता है, गर्भोत्पादक भाव क्या होता है, गर्भवृद्धिकर भाव क्या होता है, मासानुमासिक क्या होता है, बीज भाग अवयव क्या होता है। ये जो पॉइंट है ये मस्ट टू नो है, मतलब आपको ये करके ही जाना है। इसके ऊपर क्वेश्चन बन ही सकता है, जैसे कि मासानुमासिक के ऊपर LAQ आने के चांसेस होते हैं, है ना। बाकी जो चीज़ें हैं इसमें SAQ हो सकता है, या तो फिर किसी दो चीज़ को मिला के आपको LAQ दे सकता है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आपके पेपर के लिए, होप सो कि आप अच्छा करोगे। थैंक यू।